अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, हम बहुत सारे इशूज़ पर डेली बेसिस पर बात करते हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का मामला हो, चाहे वो पीडीएम की पॉलिटिक्स का मामला हो, या फिर वो ब्रॉडशीट का भी हालिया दिनों का मामला हो। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर खुल के और ज़रा तफसील से बात करनी है, चाहे कि मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल क्या है, कोविड सिचुएशन इस वक्त मुल्क में एग्जैक्टली क्या है, और जो वैक्सीन की बात की जा रही है उसका अब स्टेटस क्या है। उसके अलावा हमें बात जो है वो हुकूमती कारकर्दगी की भी करनी है कि इन 2.5 सालों में हुकूमती कारकर्दगी क्या रही। एक शख्स है जिनसे हम ये तमाम डिटेल बात कर सकते हैं। असद उमर साहब, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। असद उमर साहब, मैं आज आपके इंटरव्यू के लिए तैयारी करी थी और जब मुझे पता चला कि आज आप लोगों ने बिजली फिर महंगी कर दी, सर ये जुल्म नहीं है? जी ये बहुत बड़ा जुल्म है। और ये जो बिजली की कीमत बढ़ाकर गए थे और वो मायदे करके गए थे जिससे पाकिस्तान की आवाम पे बोझ पड़ रहा है, उनसे जरूर सवाल करना चाहिए। 2.5 साल के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक पैसा भी बिजली की वो कीमत नहीं बढ़ाई है। जो कोई तहरीक इंसाफ के नए फैसले की वजह से या नए मंसूबे की वजह से या नए मायदे की वजह से हो, ये 100% वही काम हो रहा है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करके गई थी। वो मायदे जिनकी कीमत अदा करनी है, चाहे वो आपको आप उसको भी इस्तेमाल करें या ना करें, आपको फिर भी पैसे देने हैं। और वो भी याद रखें कि वो पैसा भी जो है फिर अवाम की जेब से जाता है। तो ये जो है, ये बिल्कुल आप सही कह रही है, जुल्म है और बिल्कुल उनसे जरूर सवाल होता है कि जुल्म कर करके करके गए। सर वैसे बहुत माजरत आपसे, लेकिन चाहे वो ये ब्रॉडशीट का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बिजली की कीमतें दोबारा बढ़ने का मामला हो, सर कब तक ऐसा होगा कि जब हम हुकूमती शख्सियात से सवाल करेंगे तो कहेंगे कि ये पिछले लोग इसके जिम्मेदार थे? सर कब तक आप लोग अपने कामों की जिम्मेदारी लेंगे और आप लोग अपने कामों के जिम्मेदार होंगे? सर अब तो अपने कामों की बहुत सारी जिम्मेदारी लेते हैं। अब तो ये भी आपको बताते हैं कि बड़ी सनतों की जो रफ्तार है उनकी पैदावार बढ़ने की, वो दिसंबर के अंदर जो हमें देखने को आई, वो पिछले 12 साल में कोई ऐसा महीना नहीं था जो आई। हमने आपको ये बताया कि दिसंबर में जो बरामदात बढ़ी, वो 10 साल से ज्यादा हो गए इतनी तेजी से बरामदात नहीं बढ़ी। हमने आपको बताया कि जारी खसारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, वो एक दिहाई के बाद ऐसी सूरत हाल आई है कि वो मजबूत है, वो पॉजिटिव है, वो सरप्लस के अंदर है। वरना ये जो हमें छोड़ के गए थे वो 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए थे। हम तो आपको ये बताते हैं कि जो प्राइमरी बैलेंस होता है अपने बजट का, यानी वो महसूलात और अखराजात जो है, जो इस वक्त हुकूमत जमा कर रही है, वो उसमें महसूलात ज्यादा है, अखराजात कम है, बचत हो रही है। अगर आप उसको निकाल दें जो पुराने जो कर्जे छोड़ के गए। लेकिन नादिया, किस दिन मैं ये बताना छोड़ दूंगा जिस दिन उसकी वजह से जो पिछली हुकूमत करके गई है उसकी वजह से अवाम को नुकसान होना खत्म हो जाए, तो मैं बताना छोड़ दूंगा। मैंने आपको ये बताया कि इस वक्त जो इजाफा किया जा रहा है बिजली का, ये 100% वो मंसूबे हैं जो पिछली हुकूमत करके गई थी। अगर मैं ये गलत कर रहा हूं, आप मेरी तरदीद कर दें। आप नहीं कर सकते तो वो मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान हमें बता दे कि हम गलत कर रहे हैं, हम आपको पूरे के पूरे आदाद शुमार आपके सामने निकाल के रख देंगे। ठीक है। अच्छा, जो आपने बरामदात में इजाफे का बताया और उसके साथ साथ खसारे के कमी का बताया, सर इसके समरात अवाम तक पहुंचना कब शुरू होंगे? सर इसके सम्राट अवाम तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है कि ये जो चीजें होती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बरामदात के इजाफे की जो आपसे बात की, मसलन आप फैसलाबाद जाएं, कराची जाएं, लाहौर जाएं, या टेक्सटाइल के सनत में लोग काम करते हैं, जहां पे खबरें बड़ी बड़ी अखबारों में लगती थी, टीवी के अंदर लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, वहां आज खबर ये लग रही है कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर मजदूर ढूंढ रहे हैं और उनको मिल नहीं रहे। यानी लाखों मजदूरों की रोजगार दोबारा शुरू हुई। इसी तरीके से जब ये जारी खसारा 20 अरब डॉलर तक पहुंचा, जब आपकी सूरत हाल ये हुई कि आपके पास पैसे नहीं थे अदायगी करने के, जो आपने बैरूनी जो कमिटमेंट्स की हुई थी, तो उसकी वजह से जो रुपए की कदर के अंदर कमी आई, उससे आटा भी महंगा हुआ, उससे आपकी खाना पकाने के तेल की कीमत भी बढ़ी, उससे पेट्रोल भी महंगा हुआ, डीजल भी महंगा हुआ, गैस भी महंगी हुई, बिजली भी महंगी हुई। जब वो खसारा खत्म हो गया, तो अब आप देख रहे हैं कि रुपए की कीमत के अंदर इस्तेकाम नजर आ रहा है आपको। और कोई स्टेट बैंक डॉलर नहीं खर्च करके इसके इस्तेकाम कर रहा,
क्योंकि बुनियादी तौर पे मईशत के अंदर बेहतरी है, इसलिए इस्तेकाम है। जब वो इस्तेकाम होगा तो वो भी आपने देखना शुरू कर दिया है कि अशाय खुर्दनोश की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा आज से चंद माह पहले, एक साल पहले हो रहा था, वो आज नहीं हो रहा। वो सेंसिटाइव प्राइस इंडेक्स जो जनवरी 2020 में 20% से ज्यादा इजाफा नजर आ रहा था, वो पिछले 2 हफ्ते से 6% से भी हमें कम नजर आ रहा है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो बराह रास्त लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। सर क्या मैं गलत हूँ कि इस सब महंगाई जो है वो मुल्क की तारीख के मेरे ख्याल 9 या 12 साल की से बुलंद तरीन सतह पर है, 12 कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आप बता रही हैं मुझे 1 साल पहले के आदाद शुमार। इस वक्त जो शरह है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो चीजें जो अवाम के रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें होती हैं, वो जिस इंडेक्स से उनको पैमाने नापा जाता है उसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसका बाकी में मैंने हमारी पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स से बोल दिया है कि कोई आसान उर्दू के नाम में इन चीजों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको उर्दू में रिपोर्ट किया करेंगे। लेकिन वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो मैंने आपको बताया, वो सिर्फ 5.7% का उसमें इजाफा हुआ है। तो पता नहीं आपको किसने ये 12% का नंबर दे दिया। सर मैं इतनी इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, वो आपसे मैं सवाल पूछ लेती हूँ। मुझे अभी अभी मैंने पता चला कि चीनी जो है वो 80 रुपए पर लेकर आई थी हुकूमत बड़ी मुश्किलों से, और जिसपे जो है वो अपनी टीम्स को मुबारकबाद भी दी थी, लेकिन चीनी एक दफा पे 100 रुपए हो गई और आटे पे पर केजी भी इजाफा हो गया तकरीबन 15 से 20 रुपए। यूटिलिटी स्टोर की बात कर रही हूँ सर। मैंने आपको जैसे बताया ना, ये जो मैंने आपको अदाद शुमार दिए कि 5.6% इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीखी औसत से कम है, इसके अंदर ये आटा भी शामिल है, चीनी भी शामिल है। कुछ चीज़ों की कीमत ऊपर जाती है, कुछ चीज़ों की कीमत नीचे जाती है। मजमूई तौर पे मैंने आपको ये बताया कि जो इनके अंदर इजाफा 20% से ज़्यादा होता था, हो रहा था आज से 1 साल पहले, वो आज 6% से भी कम है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि हमने 140 रुपए किलो की चीनी की कीमत आज से 12 साल पहले देखी हुई है। तो इन इनफरादी चीजों की कीमत में इजाफा, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इस वक्त मजमूई तौर पर जो अफराते दर है उसके अंदर बहुत वाज़ेह कमी नजर आई है। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। आपने अभी लाखों नौकरियों का जिक्र किया, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब आप हुकूमत में आए थे और जो मैं बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर, जो मेरा आपके साथ पहला एक इंटरव्यू था और मैंने आपसे सवाल किया था कि 1 करोड़ नौकरियां देने का आपने 100 डेज का प्लान दिया था, तो आपने मुझे कहा था कि 1 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील और हम करेंगे। तो क्या सर इन 2.5 सालों में आप लोगों ने 50 लाख नौकरियां दे दी? देखें, आपको जितने भी लोग इंटरव्यू करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो अभी अभी मरीख से आए हैं और उन्होंने नाम ही नहीं सुना एक चीज का जिसका नाम है कोरोना। दुनिया के अंदर क्या हुआ इसके साथ, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर 3 करोड़ लोग से ज्यादा बेरोजगार हो गए। भारत के अंदर 8 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो हमारी मईशत जो एक बिल्कुल दगरगू हालत के अंदर हमें मिली, उसके अंदर बेहतरी आनी शुरू हुई थी। और अगर आप पिछले साल के फरवरी मार्च के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे बेहतरी नजर आनी शुरू हुई थी, अभी इब्तदा थी, और ऊपर से आ गया कोरोना। उसके अंदर पूरे खत्ते के अंदर अगर आप देख लें तो सबसे ज्यादा मईशत को नुकसान हुआ वो भारत को हुआ, जहां तकरीबन 7.5 से 8% जो है उनके मईशत के जो जीडीपी है उसके अंदर कमी आई। उसके अलावा ईरान जो है वो तकरीबन 5% के, और ऐसे ही तकरीबन तमाम ममालिक 4, 5, 6, 7% है। पाकिस्तान में सिर्फ 0.5% की कमी आई। तो ये जो आप इस साल देख रहे हैं, और जैसे ही हम कोरोना से निकले हैं, दूसरों से पहले निकले हैं, और उसके ऊपर भी आपको बताया तमाम दुनिया ने हमारी पाकिस्तान की तारीफ की है। आपको मीशत की तरक्की की रफ्तार नजर आ रही है, जिस रफ्तार से बरामदात में इजाफा हो रहा है, जिस रफ्तार से कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में तारीखी इस वक्त काम हो रहा है, जिस तरीके से मईशत का पहिया तेज हो रहा है, इंशाल्लाह ताला लाखों नौकरियां बिल्कुल पैदा होना शुरू हो गई हैं और इनमें इजाफा होता चला जाएगा। चले इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ये बहुत ज़रूरी भी है और अल्लाह करे कि इसी तरह से हो। अच्छा, आपने कोविड की बात की, मुझे कोविड के हवाले से आपसे बात भी करनी है, कोविड वैक्सीन का स्टेटस भी जानना है, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक सवाल करके इस टॉपिक स्विच करती हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमें पहले 2 साल तो समझ ही नहीं आया कि हालात क्या हैं या हमें करना क्या है। क्या तैयारी नहीं थी सर? देखिए, ये इसके ऊपर भी बहुत, वो आपको मियां नवाज शरीफ जो तीसरी दफा वजीर आजम बने थे,
उनके एक से ज्यादा इंटरव्यू बेतहाशा टीवी पर भी चल चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी चल चुके हैं कि तीसरी दफा बनने वाला वजीर आजम जो है वो कहता है हमें तो 2.5 साल हो गए, अभी तो हमें समझ ही आ रही है कि क्या हो रहा है। तो एक अच्छा इंसान जो होता है, जो जिद्दोजहद करता है, जो कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है, वो सीखता जाता है और उसकी तैयारी और बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। लेकिन मैंने आपको जो अभी आदादोशुमार में दोबारा दोहरा देता ठीक है। हूं, जिस रफ्तार से बरामदात बढ़ी है, ये याद रखिए वो 3 दफा वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 5 साल जब खत्म हुए थे तो बरामदात उससे कम थी जो पहले दिन थी उनकी। यहाँ पे 2.5 साल नहीं अभी गुजरे और आप देख रहे हैं कि 12 साल में जितनी तेजी से बरामदात नहीं बढ़ी थी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसी तरीके से बड़ी सनतों के अंदर इजाफा मैंने आपको जैसे बताया वो कोई 10 साल के बाद इतनी बड़ा इजाफा हुआ है। जारी खसारे के अंदर सरप्लस जो है वो कोई 15 साल के बाद हो रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है, ये तो इनकलाबी बेहतरी है और ये पहले 2.5 साल के अंदर हो गई। तो पहले 2.5 साल में कुछ सही इकदाम किए थे तो आज नतीजे आ रहे हैं ना। चलें ठीक है। अब मैं जरा कोविड पे सर बात कर लेती हूँ। आपने कोविड पर इकोनॉमी का जो आपने कंपैरिजन किया इंडिया के साथ यानी भारत के साथ, तो सर भारत में नो डाउट कि पाकिस्तान के बनिस्बत सूरत हाल बहुत ज़्यादा वर्स थी, गंभीर थी और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी के साथ इसका कॉम्बैट किया। लेकिन सर भारत में वैक्सीन शुरू हो गई है, पाकिस्तान में मैं कुछ दिन पहले अभी डॉक्टर फैसल साहब का स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि अभी हमने तक किसी को ऑर्डर नहीं दिया है और ना ही किसी ने हमारे अभी तक सप्लाई को कंफर्म किया है। सर भारत में वैक्सीन शुरू हो गई है, वो वैक्सीनेट कर रहे हैं अपने लोगों को, हम क्यों लेट हो गए और क्या लेट क्योंकि हुए? भारत क्योंकि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा कामयाब हेल्थ सिस्टम जो है, सेहत का, दवाइयां बनाने का निजाम, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उनके ग्लोबल जायंट्स हैं वो। और दुनिया के जो पहले 3 या 4 ममालिक हैं जहां पे वैक्सीन बनना शुरू हो रही है जी उनमें भारत शामिल है। जी इसलिए भारत को मिल रहा है। और आपको ये जाहिर है पता है कि ये इतनी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है, ये दहाइयों का काम होता है, ये हफ्तों का या महीनों का काम नहीं होता। तो भारत ने जो पिछले 20 साल 30 साल के अंदर अच्छा काम किया, अच्छी पॉलिसियां अपनाई अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, उसका फायदा आज उनको इसमें इस शक्ल में जरूर मिल रहा है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमने आपको बताया था कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, बजट भी पास हो चुका है और पहली सहमाही में इस साल की हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। और जो उसके बाद जो दूसरी तरजीह है यानी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, उनकी भी शुरू हो जाएगी। और ये आपको पता है कि जहां पर शुरू भी हो चुकी है वैक्सीनेशन, अमेरिका है, बरतानिया है, दूसरे ममालिक हैं, वहां पे भी मुकम्मल आबादी की वैक्सीनेशन करने के लिए कई माह दरकार हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। अच्छा सर, तो आप एक तो मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि कौन सी वैक्सीन है जो आप लोग ऑर्डर करने जा रहे हैं। सेकेंडली, पहली छमाही से मुराद आपकी डेफिनेटली फर्स्ट 3 मंथ्स यानी जनवरी फरवरी, जनवरी तो ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहा है, तो फरवरी से मार्च में शुरू होगी या कंप्लीट करेंगे आप लोग, या वैक्सीन आ जाएगी पाकिस्तान? फरवरी और मार्च के माह के अंदर हमारे पास जो वैक्सीन आएगी उससे तमाम हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, खसूसी तौर पर जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और उनकी रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू कर दिया गया था और वो तकरीबन मुकम्मल भी हो गया। तकरीबन 3 लाख के करीब पूरे पाकिस्तान के अंदर वो मेडिकल वर्कर्स हैं जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स क्लासिफाई करते हैं। उनके लिए वैक्सीन जितनी मंगाई जा रही है वो उनके लिए काफ़ी है, बल्कि उससे ज़्यादा है। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स तो तमाम मार्च के आखिर तक इनकी वैक्सीनेशन इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। और उसके अलावा 65 साल की आबादी से ऊपर जो लोग हैं उनमें से भी लाखों लोगों की वैक्सीनेशन इंशाल्लाह ताला कर दी जाएगी। अच्छा असद उमर साहब, एक चीज का करेक्शन कीजिएगा या मुझे कंफर्म कीजिएगा कि कुछ जगहों पे भी मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि कुछ लोगों का या कुछ सहाफियों ने भी डाला हुआ था कि जी जो पाकिस्तान की अशराफिया है या पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या दीगर हो, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली है, यानी पाकिस्तान की जो वीवीआईपी क्लास है वो वैक्सीनेट हो गई है। क्या ऐसा हुआ है पाकिस्तान में? ये मुझे भी पता चला था, शायद सोहेल वड़ाइच साहब ने भी कोई इसमें आर्टिकल लिखा था, तो मैं पहले भी टीवी पे दरखास्त कर चुका हूँ। जब आपको ये पता चल ही गया है और आपके पास ये खबर है तो यार नाम बता दें भाई। कौन लगवा रहा है, इसमें छुपा क्यों रहे हैं? मैं भी जानना चाहूंगा वो कौन है जिनको वैक्सीन मिल गई है।
क्योंकि मुझे तो कोई वैक्सीन अभी तक मिली नहीं, ना हमने कोई काबीना के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया है, ना कोई वजीर आजम को वैक्सीन लगी है। तो ये कौन लोग हैं जिनको लगी है, जरा हमें ये भी बता दें। ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये आया था, शुरू के अंदर हमारे पास सिफारिशात आई और हम तरजीहात मुतय्यन कर रहे थे कि किसको वैक्सीन किस तरजीह के साथ लगानी चाहिए। तो जो शुरू में टेक्निकल लोगों की सिफारिशात आई थी वो ये थी कि जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है मुल्क की, उसको पहले वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन फिर फैसला किया गया था कि हम अपने आप को अवाम से पहले तरजीह नहीं देंगे। तो जो जब भी बारी आती है, जिस उम्र के लोगों के अंदर मेरी जब बारी आएगी तो मुझे भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझसे बहुत पहले और काबीना के लोगों से बहुत पहले, सबसे पहले जो है, जो सेहत के निज़ाम के लिए काम करते हैं वर्कर्स, उनको मिलेगी। उसके बाद जो 65 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं उनको मिलेगी, और इसी तरीके से नीचे आएंगे। चलिए, अच्छी बात है। आपने एक चीज तो कंफर्म कर दी कि वजीर आजम पाकिस्तान तक को अभी वैक्सीन नहीं लगी है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं या स्पेकुलेट कर रहे हैं, इसमें या र्यूमर्स हैं, इस किस्म की कोई हकीकत नहीं है। वो वजीर आजम साहब अक्सर मास्क नहीं लगाते ना, तो लोग शायद ये समझते हैं कि उन्होंने वैक्सीन करा लिया है। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, असद उमर साहब, सिंध ने कहा है कि हम वफाक पे भरोसा नहीं करते या उन पे डिपेंडेंट होकर नहीं बैठेंगे। उन्होंने एक अच्छी बड़ी रकम, तकरीबन 1 से 1.5 अरब मेरा ख्याल है, मुख्तस भी कर दी, और उन्होंने कहा कि हम अपनी वैक्सीन खुद मंगाएंगे। दुरुस्त फैसला है या आप पे भरोसा नहीं है? बहुत अच्छी बात है। देखें, 18वीं तंजीम के बाद सेहत का जो शुबा है, ये डिफॉल्ट सब्जेक्ट है, ये तो है ही सूबों की जिम्मेदारी। ये तो पिछले 8 माह से बड़ी तुरंत बात हो रही है कि वो सारे सूबे जो 18वीं तरमीम के बाद बोलते हैं हमारे पास तमाम फैसला साजी है और वफाक कोई फैसले नहीं कर सकते। दो खूबसूरत चीजें देखी गई। एक तो वहीं से जो वज़राए आला थे उन्होंने मुतालबा किया कि सारे फैसले जो हैं वो वफाक करे और यहाँ पे मुश्तरका तौर पर फैसले किए जाएं, और एनसीओसी और एनसीसी फैसले करे। और दूसरे, उन्होंने वफाक से अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो भी लिया। उन्होंने जो लैब और टेस्टिंग फैसिलिटीज जो थी वो भी वफाक ने उनको सपोर्ट किया। वो जो है, आप देखिएगा भी जैसे जैसे आगे गुजरेंगे वैक्सीन भी वहां पर लगेगी। वफाक ने हर तरीके से सपोर्ट किया है, अरबों रुपए खर्च किए हैं इन तमाम सूबों के अंदर। जो ऑक्सीजन के बेड्स की कमी थी उसको पूरा करने के लिए भी आपको बताया 4 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करके हमने 2700 या 2800 बेड्स का इजाफा किया था तमाम सूबों के अंदर। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारियां और इख्तियार जो है सूबों के पास है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो है वो दायरे हमारे भी हैं, और वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़ के किरदार अदा कर रही है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वो खरीद रहे हैं वैक्सीन, बिल्कुल खरीदनी चाहिए उनको। ठीक है, बिफोर स्विचिंग द सब्जेक्ट सर, एक लास्ट क्वेश्चन। क्या कोविड की जो फर्स्ट वेव थी कोविड-19 की, ब्रिलियंटली आप लोगों ने उसको डील किया और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो था वाज इन सेफ हैंड्स, अगर हम कंपेयर करें। लेकिन सर, दूसरी वेव, क्या खतरा टल गया है? नहीं जी, ये पहले भी जो पहली वेव जो खत्म हुई थी उस वक्त भी मैं बार बार लोगों को कहता था कि इसका मतलब वबा का फैलाव कम हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। और अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये दोबारा वबा तो आ सकती है, जैसे हमने दुनिया के बेशतर ममालिक में देखा है। और वही हुआ कि जब बद एहतियाती शुरू हुई तो उसके बाद भी अगर आप देखें दूसरी लहर के अंदर भी नादिया, हमने जो इतना तजुर्बा हासिल किया है, जो तमाम तहकीक हम करते हैं, तमाम नंबर्स डेटा को देखते हैं, एनालिसिस किया जाता है, प्रोजेक्शंस की जाती है, उसकी बुनियाद पे हमने पिन पॉइंट किया और हमने कहा कि 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वबा के फैलाव में ज्यादा तेजी अभी आ रही है। उसके अंदर स्कूल और कॉलेजेस थे, उसके अंदर इंडोर डाइनिंग थी, यानी अंदरून जो खाने पीने की जगह है, और इसी तरीके से अंदर बंद कमरों की अंदर जो शादियां हो रही थी। और हमने नवंबर के आखिरी हफ्ते में ये फैसला किया, और आपने उसके बाद देखा कि नताइज क्या आए। दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो है, जो अस्पतालों में लोग आ रहे थे कोरोना की वजह से, वो पीक किए और उसके बाद उनमें कमी आनी शुरू हो गई। दूसरे हफ्ते में दिसंबर के ऑक्सीजन पे जो लोग थे, मरीज थे, वो पीक किए और उसके बाद कमी आनी शुरू हो गई। और तीसरे हफ्ते के अंदर हम बात पीक की और कमी होनी शुरू हो गई। यानी वो तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, और नतीजा जो है वो आपने देखा कि एक वक्त में दूसरी लहर के अंदर 100 से ज्यादा दिन में हम बात हो गई थी, लेकिन अब जो है वो 40 और 50 के दरमियान औसतन बात है। इसी तरीके से पॉजिटिविटी भी कम हुई है। लेकिन ये फिर मैं वही दोहराऊंगा कि जरा सा ये देख लीजिए, वो ममालिक जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं, जहां वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, उसके बावजूद उन ममालिक के अंदर बंदिशें देखें। और आप अमेरिका देखें, बरतानिया देखें, रिकॉर्ड अमवात हो रही हैं इस वक्त।
इतने बुरे हालात हैं वहां पर। ठीक है। तो वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। अगले चंद माह तक हमें एहतियात फिर भी लाजमी है। और सबसे मैं ये अपील करूंगा और आपसे भी ये कहूंगा कि बार बार पैगाम आवाम तक पहुंचाएं। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ जाऊं, मे बी कि आप कहें कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। उसामा सत्ती का एक वाकया हुआ इस्लामाबाद में, जिस तरह से पुलिस ने उसको गोलियां मारी। हाँ, फिर कल हमने फैसलाबाद में ये देखा, और वकास नामी शख्स को जिस तरह से उसका कंफ्यूज हुआ, उसने एहलकार के पैर पे गाड़ी चढ़ा दी थी, उसको भी इसी तरह से गोलियां मार दी गई हैं। ऑल्दो कि वो वजीर आला पंजाब ने नोटिस भी ले लिया सर, लेकिन इट्स डायरेक्टली लिंक टू पुलिस रिफॉर्म्स, जो आप लोगों की प्रायोरिटी थी, जिसका बारहा और हर दफा प्रॉमिस किया गया। सर क्यों नहीं हुआ? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इस्लामाबाद के अंदर तो मैं आपको बराह रास्त बता सकता हूँ कि जब ये सारे वाकयात हुए तो उसको वाकया तो इंतहाई लर्जा देने वाला वाकया था। और कोई भी माँ या बाप जिसके बच्चे हों, वो सुनकर दिल दहल जाता था। किसी के भी बच्चे के साथ ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो है वो इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई भी की, रिपोर्ट भी बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट सामने आ गई, सारे मुलजमों को भी निशानदेही कर दी गई और कोई उसके अंदर वो रियायत नहीं हुई। ये तो ठीक है, लेकिन ये तो एक दफा हो गया और अभी बात ही यही हो रही है कि पुलिस के निज़ाम की जो बेहतरी है, जो रिफॉर्म्स करने हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी कामयाबी से किए गए थे, वो अशद जरूरत है कि उसके अंदर अब तेजी लाई जाए और पुलिस के निज़ाम में वो बेहतरी हो कि हमें फिर बाद में रिपोर्टें ना करनी पड़े और लोगों को सजाएं ना मिले, बल्कि ये इस किस्म के अंदोनाक वाकयात जो हैं वो पेश ही ना आए। सर अल्लाह करे कि आप लोग अपने इस 5 साल के दौरान कम से कम पुलिस रिफॉर्म्स, और खासकर पंजाब में कम से कम जहाँ आप कर सकते हैं और इस्लामाबाद में वहाँ फौरी तौर पर कर दें। मैं आ जाती हूँ, थोड़ा सा स्विच करती हूँ, जो हालिया अभी जो इश्यूज चल रहे हैं सर, फॉरेन फंडिंग क्या मामलात हैं? अब जो वजीर आजम ने बेशक कहा है कि इसका जो है वो ओपन प्रोसीडिंग्स हो, लाइव नशर हो, चेयरमैन जो पार्टी के हेड्स हैं वो बैठे, लेकिन सर लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अभी अगर आप इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात बेशक कर रहे हैं, 7 साल से डिले क्यों कर रहे थे, पेंडिंग में क्यों था? आप लोग की तरफ से दरख्वास्तें जाती थी कि अभी इसको ना सुना जाए, रुका जाए? कौन सी डिले जी? सर सात जितने साल पुराना तहरीके केस है ना ये। इंसाफ ने तफसीली जवाबात दिए हैं, हम्म। जो डोनर्स की हमने तफसील दी है, पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासी पार्टियां मुझे बता दें उसने अशर अशीर इस तरीके की तफसीलात दी हुई। तो हमने तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते गए और मैं आपको बताऊं, मैं उन लोगों में से था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे, हम तो अच्छे बच्चे हैं। तो और क्योंकि हम शफाफियत में बिलीव करते हैं, हम यकीन रखते हैं कि कानून की हुक्मरानी होती रहे, वो सवाल पूछते जा रहे हैं, हम जवाब भी देते जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो हमें करना चाहिए। लेकिन उधर जो तमाशा हो रहा है, जहां पर कोई तफसीलात नहीं दी जा रही, वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, वो अपने जवाब देने को तैयार नहीं है, और वो टीवी पे शाम को बैठ के वो बबर शेरों की तरह बोल रहे होते, ओ जी बड़ा जुल्म हो गया तहरीक इंसाफ के साथ। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, सारी पार्टीज को एक ही कटहरे में खड़ा करें और एक ही मेयर अपने, और उसके बाद जो भी फैसला हो हमें कबूल है। आपका ये देरीना मुतालबा तो सुन लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 19 के करीब जमातों को नोटिस जारी किए हैं कि कम से कम 2013 से लेकर 2018 तक आप अपनी तालीम फंडिंग की डिटेल्स बताएंगे। लेकिन उसके बावजूद जब पीडीएम का हमने प्रोटेस्ट देखा था बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो मरियम नवाज ने कुछ इल्जामात लगाए थे, पता नहीं यहूदी लॉबी और बीजेपी सपोर्टर्स, कि वो भी फंड कर रहे हैं। फिर इसके बारे में कुछ चेक्स का जो अकबर हैं, अकबर साहब, वो भी कहते हैं कि जी मेरे पास भी उसका प्रूफ है, वही तो मैंने जमा करा है। लेकिन वो कहते हैं कि अब जो स्क्रूटनी कमेटी है उस पर मेरा अदम एतमाद है, मैं एतमाद ही नहीं करता इस पर। क्योंकि वो जो झूठी दस्तावेजात जमा कराई थी उन्होंने, वो उसको मानने को तैयार नहीं है, तो जाहिर है अदम एतमाद ही होगा। ये कोई नई बात बताएं, ये तो पुरानी बात है इनकी। वही सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जब आपको रिलीफ इनको दे देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अजीम फैसला होता है और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। और फिर वही सुप्रीम कोर्ट जब आपके खिलाफ फैसला देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दबाव में आकर और वो बिक कर और झुक कर और पता नहीं क्या क्या करती है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तो इनकी पुरानी बात है। वो जो उनका इल्जाम लगाया था कि पता नहीं इसराइल ने पैसा दे दिया और इंडिया ने पैसा दे दिया और बीजेपी ने पैसा दे दिया, वो नाम भी आ गए सामने, वो पता भी चल गया कौन लोग थे। लेकिन मरियम बीबी, नरेंद्र मोदी आपके घर आए थे,
उनकी उनकी वालिदा को साड़ियां आपके वालिद देते थे। नरेंद्र मोदी तारीफें आपके वालिद की करती हैं। जब नवाज शरीफ यहां से कोई बयान देते हैं, पाकिस्तान खिलाफ बयानिया नवाज शरीफ पे चलता है, जब वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो फ्रंट पेज पे इंडियन अखबारों के अंदर आपके वालिद साहब की खबरें लगती हैं, टीवी पे उनके नाम से प्रोग्राम चलते हैं। वो आपके वालिद साहब हैं जिनके बारे में खुला मीडिया पर बैठ के काबीना के बीजेपी के मेंबर कहते हैं हमने नवाज शरीफ में सरमायाकारी की हुई है। तो ये सारी होते हुए कुछ अकल की बात करें, खुद ही वो दोबारा छेड़ दिया ताकि हम दोबारा से ये सारी बातें पाकिस्तान की कौम को याद दिला सके कि मोदी का यार कौन है। सर, जो मोदी का यार जिसको आप नहीं भी कह रहे लेकिन आपने कह भी दिया, कन्विक्टेड कन्विक्टेड पाकिस्तान के साबका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, उनको इंसानी हमदर्दी के तहत आप लोग मुल्क से बाहर भेजते हैं और फिर अदालतें कहती हैं कि शर्म का मुकाम है, वो पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरसमेंट है। सर, कोई तरीका है, क्योंकि यूके के कोर्ट्स तो मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं हमारे लॉज पे ये नहीं आता, कोई तरीका है कि उस कन्विक्टेड शख्स को वापस पाकिस्तान लाया जाए और दोबारा जेल भेजा जाए? पहली बात तो जब वो गए थे वो आपको पता है पाकिस्तान की अदालत जो है वजीर आजम से पूछ रही थी कि क्या आप गारंटी देंगे कि नवाज शरीफ जिंदा रहेंगे। खुदा ना खास्ता अगर वो कोई ऐसी बात कर देते तो वो तो खुदा ना खास्ता खुदाई का दावा हो जाता। अल्लाह ताला के अलावा कौन बता सकता है कि कौन कब जिंदा रहेगा, ये कब नहीं जिंदा रहेगा। और हमने तो जब वो इतना प्रेशर था कि इनको जाने दिया जाए तो सिर्फ कोर्ट को ये कहा था कि जी ये जमानत ले लें, ये बहुत अरबपति लोग हैं, वो भी ब्रॉडशीट में भी आपको पता चल गया इनकी कितनी अरबों की जायदाद है, वो अरबपति लोग हैं, इनसे वो तो जमानत ले लें। तो उनको खाली वादे के ऊपर जो है वो छोड़ दिया गया। तो अब वो वहां पे जाके बैठ गए, वो वही कर रहे हैं जो सबको पता था। वो तो जब जहाज पे चढ़े थे उसी को पता चल गया था कि ना उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत खराब है, ना उनका कोई मसला था, वो भागना चाहते थे। वो पुरानी बात है, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वो ऐसे बबर शेर इनकलाबी बातें करते हैं और जैसे ही वो मुश्किल वक्त में आते हैं तो वो भाग जाते हैं मुल्क से, मुल्क छोड़कर। तो उन्होंने वही किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियार में है वो इकदाम कर चुकी है, फैसला जाहिर है उसके बाद जो है बरतानिया की हुकूमत ने करना है। लेकिन हम तो बारहा ये याद दिला चुके हैं कि जिन लवाजमात के ऊपर, जिन शराइत के ऊपर कोर्ट ने इनको जाने की इजाजत दी थी वो उस पर पूरा नहीं उतरे हैं, अपने हेल्थ रिकॉर्ड नहीं जमा करा रहे हैं, इसलिए उनका वीजा मंसूख किया जाना चाहिए और उनको वापस भेजना चाहिए। चले सर, जब यूके का जिक्र आया तो फिर डेफिनेटली उसी से कनेक्टेड है ब्रॉडशीट का मामला। नैब ने 1.5 मिलियन के करीब अदा कर दिया। उससे पहले जो कुछ हुआ, आपने कहा कि वो भी पुरानी हुकूमतें, जाहिर सी बात है, उसके जिम्मेदार है। लेकिन जब हम इस पे प्रोग्राम्स करते हैं तो कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं। एक तो अभी सवाल हो रहा है कि किसने, इस हुकूमत में से किसने जाके उनसे डील करने की कोशिश की। लेकिन सर, उससे भी ज्यादा एक सवाल ये हुआ कि यूजुअली हाई कमीशन में या खासतौर पर ब्रिटिश हाई कमीशन में इतनी बड़ी रकम रखी हुई क्यों थी? नॉर्मली इतनी बड़ी रकम हाई कमीशन के अकाउंट्स में नहीं होती है। क्या आप लोग एंटिसिपेट कर रहे थे या किया हुआ था कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, उसका जो क्वांटम था अवार्ड का वो तो पहले आ चुका था ना, वो तो 2018 के अंदर फैसला आ चुका था और उसके बाद अपील चल रही थी। तो ये तो जाहिर है क्वांटम तो पता था कि जो जो उसका फैसला आया उसके खिलाफ सिर्फ अपील चल रही थी। तो 2018 से चल रहा है और उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं आई थी। ये फैसला उस वक्त आया था जब इंटरिम गवर्नमेंट थी 2016। जी जी। उस वक्त ये फैसला आया था। तो फैसला, उसकी अमाउंट तो पता थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल अखबार में, मैं जो नजरियाती कलाबाजियां में देख रहा हूँ, बड़े बड़े ज़हीन लोग जो हैं लंबे लंबे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पे खबर ये लग रही है कि नैब को झड़क दिया बरतानिया के कोर्ट ने। पहली बात तो वो 2015 की नैब थी, वजीर आजम उस वक्त नवाज शरीफ थे और जरदारी साहब और नवाज शरीफ के मुत्तफिका मिलकर लगाए हुए नैब के चेयरमैन थे। तो उनके बारे में बात हो रही थी। और दूसरी बात, मुझे, आप सहाफी हैं, आप एंकर हैं, आप खबर को समझती हैं, ज्यादा बड़ी खबर यह थी कि 3 दफा जो पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका है और उसके असासे के ऊपर बरतानिया का कोर्ट ये कहता है कि $100 मिलियन के असासे तो ऐसे हैं, यानी 16 अरब रुपए जो आजकल के कीमत के लिहाज से बनते हैं, वो ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रेडिबल एविडेंस भी है, उसमें वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि उनके असासे हैं और इसलिए 20% उसका जो है वो ब्रॉडशीट का बनता है, मुआवजा बनता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी उसमें किस चीज का जिक्र है? एवन फील्ड अपार्टमेंट। ये 2000 की रिपोर्ट है ब्रॉडशीट की, जरा याद रखिए,
2000 की रिपोर्ट में एवनफील्ड अपार्टमेंट, सामने बरतानिया का जज लिखता है शरीफ फैमिली एवनफील्ड अपार्टमेंट, पूरा पनामा का जो केस था। सो ये ज्यादा बड़ी खबर है, ये खबर है कि वो एम्बेसी में पैसे रखे थे या नहीं रखे थे, या नैब को झिड़कियां पड़ी या नहीं पड़ी। सर मेरे लिए माजरत के साथ एक काम के लिए या मेरे लिए ना ये बड़ी खबर है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट किसके थे या किसका जिक्र है, ना मेरे लिए शायद नैब की इतनी बड़ी खबर है। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि ये अवाम का पैसा था जो जाया हुआ, जो हमने या आपने नहीं तो पिछली हुकूमतों ने या जिसने भी या मुशर्रफ दौर में जिन जिनको एनआरओ से नवाजा गया उसकी पादाश में हमने अवाम का पैसा, टैक्सेस का पैसा जो उनकी बेहतरी और खुशहाली के लिए लगाना चाहिए था वो हमने उठा के उनको दे दिया। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज फॉर मी सर, एम्बैरेसिंग। ये लेकिन वही तो है, आप कह रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं वो मेरे लिए अहम नहीं है, वो कहानी है ही है ना, पूरी कहानी पता है ना। पूरी कहानी ये है कि पहले $100 मिलियन की चोरी अवाम के पैसे की, फिर उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर जाके जायदादें बनाई। जब वो पकड़ा गया तो एनआरओ करवा के खुद भाग गए मुल्क से, सऊदी अरेबिया जाकर बैठ गए, वो केसेस उस वक्त रुक गए। उसके बाद मुकमका की 2 हुकूमतें आ गई, उन्होंने आगे केस नहीं चलने दिए। 2016 के अंदर जजमेंट आ गई, अब हुकूमत में बैठे में, अब हुकूमत को यह बताया जा रहा है कि ये $100 मिलियन के असासे तो नवाज शरीफ के पक्के इलिसिट वेल्थ के पकड़े गए हैं, तो इसलिए $20 मिलियन उनको दो। हुकूमत जो है वो $80 मिलियन नहीं नवाज शरीफ से लेने की कोशिश करी, क्योंकि हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ खुद की हुकूमत है। उस सूरत हाल के अंदर ये मुझे बताइए कि खबर यही है ना कि 3 दफा पाकिस्तान के जो वजीर आजम रहे उनकी चोरी भी पकड़ी गई, और उस चोरी को पकड़ के फिर जो इन्होंने पर्दा डाला उस पर $20 मिलियन और देने पड़े पाकिस्तान की आवाम को अपनी जेब से। जी अच्छा अच्छा, असद उमर साहब ये बताएं कि आपका जाती मुशाहिदा क्या है, एनआरओ लेने वाला जो है वो ज्यादा बड़ा मुजरिम था या एनआरओ देने वाला ज्यादा मुजरिम था जिसने फिर कॉम्प्रोमाइजेस किए? देखिए, मुश्तरका मैं आपको बोलूंगा कि ये जिस तरीके से रिश्वत के बारे में कहा जाता है, लेने वाला देने वाला दोनों ही जो है वो गलत है और वो एक हराम काम है। इसी तरीके से ये उससे भी बड़ा मेरे ख्याल में जुल्म है, क्योंकि ये कौम का लूटा हुआ पैसा है और उसके ऊपर आप एनआरओ, पहले एक एनआरओ होता है एनआरओ 1 जिसको आप कह सकते हैं, जो नवाज शरीफ के साथ किया गया, ये तमाम हकाइक सामने होते हुए उनको छोड़ दिया गया और वो सऊदी अरब जाके बैठ गए। उसके बाद एक दूसरा एनआरओ होता है, वो जरदारी साहब और उनके खानदान के लिए होता है और उनके जो साथ वाले लोग हैं उनके लिए किया जाता है। और उसका नतीजा क्या निकला? जो चोरी की दौलत थी वो भी नहीं पकड़ी गई, और जुल्म उसके ऊपर यह है कि क्योंकि वो पैसा वापस लेने की कोशिश नहीं की गई तो आज हरजाना भी पाकिस्तान की आवाम की जेब से दिया जा रहा है। ठीक है सर, एक तो ये एक लॉस हो गया और हमने इतनी बड़ी पेनल्टी हमने दे दी, हमने जो भी फाइन दे दिया। दूसरी तरफ क्या ये खबर भी सही है कि अभी हाल ही में आपने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का में अप्रूवल दिया कि 84 मिलियन जो कि ब्रिटिश लॉ फर्म है कि जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ उन्होंने प्रोब करना था, वहां से भी हमें नाकामी हुई और अब ये अमाउंट भी हम उनको देंगे क्योंकि हमारे हाथ कुछ नहीं आया। वी विल पे फॉर नथिंग। जी, ये एक नहीं है, ये 73 से आपको पुरानी ऐसी केसेस ये हालिया है, सारे पुराने केसेस हैं, ये सारे पुराने केसेस हैं, इन्हीं के पॉइंट किए हुए लॉयर्स हैं ना। पाकिस्तान को वापस कुछ मिल रहा है, केसेस हम सारे हारते चले जा रहे हैं, और उसका जाहिर है आपने जब लॉयर को रखा है तो उसको फीस देनी पड़ेगी। वो आप नहीं दो तो इंग्लैंड के लॉयर है, आप नहीं देंगे तो उसने जाके बरतानिया के कोर्ट के अंदर सू कर देना, जो अभी ब्रॉडशीट ने किया था, फिर आपको और जिल्लत उठानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल आप सही ऑब्जर्वेशन है आपकी, एक नहीं है 73 से केसेस जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि आप यहाँ पे गलत काम करते हैं उसके बाद उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, सही लॉयर नहीं खड़े करते, और क्योंकि आधी वक्त तो लॉयर इसलिए नहीं सही खड़े करते क्योंकि जो चोरी पकड़ी जानी है वो है ही अपनी। तो ये तो बिल्कुल यही तो, इसी का तो रोना रोते हैं कि इस मुल्क के साथ, इसके अवाम के साथ किया क्या है इन लोगों ने। सर तो अभी बताएं कि अभी क्या क्या रह गया है, अभी हमने कितनी अपनी जेबें खाली करनी है मजीद? ये वो अल्लाह जानता है कि अभी पीछे से और क्या क्या आपने देखा, रेपोटेक के साथ किस तरीके से हुआ, कारके के साथ हमारा जो हो गया था वो तो बहुत जबरदस्त काम किया। इस हुकूमत के आने के बाद लोगों ने तहकीक की, एविडेंस तलाश किया और साबित किया कि कारके जो है उसको जो ये पैसा जो अवार्ड दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो गलत बुनियाद पर दिया गया था।
और इसलिए वरना वो 1.2 अरब डॉलर वहां पे जाने वाले थे, यानी को तकरीबन 180 अरब रुपए वहां पे जाने वाले थे उसके, वो बड़ी मुश्किल से सर बचाया है। रिकॉर्ड एक अवार्ड 6 बिलियन डॉलर का, वो अवार्ड हमारे सर पे खड़ा हुआ है। ब्रॉडशीट के ये पेमेंट है, वो लॉयर की अल्ताफ हुसैन वाली पेमेंट है, और ये अरबों के अंदर अमाउंट बन रही है। सर हम ये कब सुनेंगे कि जो पॉलिटिकल लोग नैब पकड़ती है और फिर कभी कभी उनको छोड़ देती है, कभी उनको अंदर बाहर बार बार करती रहती है, उनसे रिकवरीज कब होंगी? ये भी तो बताएं ना, कभी कोई रिकवरी होगी नहीं होगी? ये मौलाना सवाल बहुत फजल अच्छा है, लेकिन इसका माजरत जवाब तो आपको माजरत न्याय सर, भी दे सकती है ना। माजरत सर, न्याय लेट एक मी सर इंडिपेंडेंट सर इदारा सर है, हुकूमत को तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बड़ा जायज सवाल है आपका कि लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, इल्जामात लग जाते हैं, तो रिकवरी इनसे कब होगी? और वो प्ली बार्गेन वाली रिकवरी नहीं कि तुमने 10 रुपए चोरी की थी तो हमने 1 रुपया तुमसे ले लिया, अब 9 रुपए अपनी जेब में लो और मजे करो, वो वाली नहीं। जो हकीकी रिकवरी है कि तमाम पैसा वापस किया जाए। सर मौलाना चले पिछले केसेस तो छोड़ दें, वो कोई पीएमएलएन के दौर में बने थे, कोई पीपी के दौर में बने थे। मौलाना फजलुर रहमान एक सवालनामा नैब भेजते हैं, आप जरा कानून का, हमारे यहाँ आइन और कानून की अहमियत देखें। जो जमहूरी रवैये जमहूरियत के लिए पर अपने सर पर टकरे हैं, उनको जब एक कानूनी तरीके से और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, नैब के कवानीन के मुताबिक एक सवालनामा भेजा जाता है, उनसे सवाल किया जाता है कि आपने अरबों की जायदादें कैसे बना ली, वो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, कहते कर लो जो करना है, हमने तो अगर किया तो हम जीएचक्यू के सामने और पिंडी में जाके धरना दे देंगे, और फिर हम सब हुकूमतें खामोश होकर बैठ जाती हैं। सर कोई कोई इनको कुछ कहने वाला, पूछने वाला, पकड़ने वाला, कानून अपना रास्ता लेने वाला कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो इन्होंने जो इतनी बबर शेयर स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद उनको चाय और बिस्किट की ऑफर की गई थी, वो इलेक्शन कमीशन तो यहाँ पहुंच गए, वो क्या हुआ? करीब ही है, रास्ता उनको पता है कहाँ जाना है। ये मैं क्या बताऊं आपको नादिया, ये बाहर जाके कैसे बबर शेयर की तरह सारे बयानात देते हैं, और जब बंद कमरे के अंदर हम तो देखते हैं ना ये कि कैसे ये जूते पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कानून से बालातर कोई भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे इमरान खान से, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ कोई हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हालांकि वो केस जो है मुस्लिम लीग नून के एक आदमी ने बनाया था, वो हनीफ अब्बासी का बनाया हुआ केस था। लेकिन इमरान खान ने ये नहीं कहा कि ये, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, वो 8 या 10 महीने जवाब देते रहे। उन्होंने 1983 के अंदर पैसा कैसे कमाया था उसके उन्होंने सबूत ला कर दिए। तो जो कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान के कानून से बड़ा नहीं है, और नैब के अगर जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तानियों के ऊपर एक्शन करती है, तो उम्मीद है कि नैब उसी तरीके से कोई भी सियासी लीडर हो या कोई भी और शख्स हो, तो उसके लिए कोई खास केस अलग से रियायत नहीं दी जाएगी। चले, ये तो नैब का मामला है कि अल्लाह करे नैब इस पे उनका कानून हरकत में आ जाए। लेकिन सर जो मामला आप लोगों का है, जो मामला हुकूमत का है, आइन में लिखा है कि आप इदारों के खिलाफ अर्जा सराई नहीं कर सकते। अगर अदालत के खिलाफ कोई बोलता है तो अदालतें सुमोटो एक्शन ले लेती हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, हमारी आर्मी को, हमारी फोर्सेस को, हमारी फौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ बोला जा रहा है, सर ये तो हुकूमत का काम है ना कि इस पे कोई एक्शन ले। हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन अब तक क्या लिया सर? मैं बताता हूं आपको क्या एक्शन लिया। वो लीगल एक्शन नहीं है, और ये हो रही है सियासत। और इस सियासत के अंदर आपने ये फैसला ये करना है कि इदारों का दिफा मैं किस तरीके से बेहतरीन कर सकता हूं। अगर हम कानूनी तरीका इख्तियार करते हैं तो उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ये मुमकिन है कि इदारों के लिए भी हम मुश्किलात पैदा करें। उस सियासी इल्जामात, क्योंकि उसमें हकीकत तो कोई नहीं थी, उसमें मैं बार बार बोल चुका हूं, और कोई भी ऑपोजिशन वाला मेरे सामने बैठ जाए, मैं उसको साबित करने को तैयार हूं कि ये जो सारा तमाशा और हंगामा हो रहा है जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए, और फौज को जो है वो सियासत से दूर रखना चाहिए, ये सारा हकीकत में तमाशा इसलिए हो रहा है कि फौज पर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो सियासत के अंदर मुदाखलत करें, और फौज मुदाखलत करने को तैयार नहीं है। असल रोना इनका ये है, क्योंकि ये एक सियासी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उसका हमने सियासी जवाब दिया है, और उसका नतीजा ये निकला है कि आप पाकिस्तान के अवाम के अंदर मुख्तलिफ सर्वे कराए जाते हैं, उस अवाम के अंदर ये बयानिया मुस्तरद किया जा चुका है। जो हमारे इदारे हैं वो बेचारे वापस आके अपना जवाब भी नहीं दे सकते, वो सियासी अखाड़े के अंदर नहीं उतर सकते। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये हुकूमत के ज़ैली इदारे हैं, तो हुकूमत के ज़ैली इदारों को अटैक किया गया था, इसलिए हुकूमत ने सियासी तौर पर भरपूर, दो टोक
और तगड़ा जवाब दिया। और यही वजह है कि आज उनका बयानिया बिल्कुल मुस्तरद है और लोग देख रहे हैं कि ये जो सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ अपना चोरी की दौलत बचाने के लिए लगाए जा रहे हैं। चले, मैं पीडीएम पे ज्यादा अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती, मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं सर बात करने के लिए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और उससे पहले कराची की मर्दमशुमारी, आपके अपने इत्तेहादी निकलने की इत्तेहाद से धमकी भी दे चुके हैं कि हमें सोचना पड़ेगा, हमारा देरीना मुतालबा है, आपका भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, जमात इस्लामी का भी है, एमक्यूएम का भी है, पीएसपी का भी है, हो नहीं रहा। आप लोगों ने एग्रीमेंट तो किया था कि ये कराएंगे आप लोग? ये सेंसस जो है ये सियासी मुताल में सबसे खूबसूरत है पीपल्स पार्टी का। पहली दफा मैं याद दिलाता हूँ लोगों को, उस दिन बिलावल कह रहे थे हमें टाइम चाहिए सिंध के अंदर बेहतरी करने के लिए। पहली दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस मुल्क में 20 दिसंबर 1971 को आई थी। 5 दिहाइयां गुजर गई हैं, 6 दफा उनकी सूबे में हुकूमत बनी है, 4 दफा उनकी वफाक में हुकूमत बनी है। क्या कभी कराची कोई ऐसा मर्दमशुमारी की गई है जिसमें कराची मुतमईन था उससे? तो वो कौन करा रहा था? खुद जो मर्दमशुमारी करा रहे थे। ये जो बैठे हुए जमात इस्लामी वाले इतने बड़े बड़े बयानात दे रहे, जियाउल हक के साथ आप बैठे थे जनाब, आप उनकी हुकूमत का हिस्सा थे। जियाउल हक के वक्त में जो आदादोशुमार आए, जो मर्दमशुमारी की गई, मैं आपको चैलेंज करता हूं टीवी पर आए और आप कहें कि वो सही थे। आप बताएं कि जो इससे पहले मर्दमशुमारी पाकिस्तान में की गई थी वो दुरुस्त थी? तमाम जितनी भी मर्दमशुमारी हुई है जिसमें से एक भी पीटीआई ने नहीं करवाई। ये मर्दमशुमारी भी जो है जिसके ऊपर इतने जुलूस निकल रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले एतराज कर रहे हैं, जनाब आप तो उनके इत्तेहादी हैं, कमरे में जाके मरियम नवाज से पूछ क्यों नहीं लेते कि आपने क्यों गलत कराई थी मर्दमशुमारी? ये मुस्लिम लीग नून की कराई हुई है। मसला हमने नहीं पैदा किया, मसले का हल इंशाअल्लाह ताला हम निकालेंगे। और आपने एमक्यूएम के साथ, मैं खुद गया था हैदराबाद, हमारी मीटिंग हुई इसी मर्दमशुमारी के ऊपर, और उसके बाद आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के और अमीनुल हक साहब का बयान खुद सुन लिया था। हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम पहली दफा इस मसले को हल करने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पहली दफा एक ऐसी मर्दमशुमारी कराएंगे जिससे पाकिस्तान के अवाम, सिर्फ कराची के नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि मर्दमशुमारी पे नहीं नहीं सिर्फ कराची सर, को इतराज सर नहीं सर है, सर बलूचिस्तान सर से भी आवाजें उठी थी, जो खैबर नहीं 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 पख्तूनख्वा से भी आवाजें उठी थी। इंशाअल्लाह ताला एक शफाफ तरीके से एक बेहतर सेंसस कराया जाएगा और हम 10 साल का इंतजार नहीं करना चाहते। जैसे ही ये नया निजाम जो सब लोगों को जिसके ऊपर एतमाद हो वो हम मुहैयन कर लेंगे, तो उसके बाद जो है हमारी तजवीज ये होगी कि मर्दमशुमारी कराई जाए। सर थोड़ा सा, हाँ मेरा ख्याल है 10 साल, कम से कम 10 साल रिक्वायर्ड होते हैं एक दूसरी मर्दमशुमारी के लिए। प्लस एमक्यूएम के साथ जो आपका मुतालबा था वो पूरे मुल्क की मर्दमशुमारी का नहीं था। उन्होंने कहा कि कराची की गिनती कम हुई थी, इसको आप दोबारा गिनेंगे और मेरा ख्याल है 5% या इस तरह से, या एक ब्लॉक आप उसको आप एक करके देखेंगे कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। दैट वाज द एग्रीमेंट। 5% की ऑडिट। पहली बात तो मुझे एक भी, ये सब सियासी बयानात हैं, मुझे कहीं, मुझे पार्लियामेंट का कोई फैसला दिखा दे, मुझे मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का कोई फैसला दिखा दे, मुझे काबीना को कोई फैसला दिखा दे मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत होते हुए, कोई एक फैसला दिखा दे इसमें जहां पे ये वाज़ेह तरीके पे लिखा हो जो आप बात कर रही हैं। ये बयानात गोल घुमाते रहे, ये टोपी पहनाते रहे अवाम को, वो सब जुबानी जमा खराज है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक जगह पे वाज़ेह फैसला दिखा दें, काबीना का, मुश्तरका मुफादात काउंसिल का या पार्लियामेंट का, जहां पे ये फैसला हुआ हो कि ये हमने करना है। हाँ, इनफरादी कमिटीज में कुछ लोगों ने ये सिफारिशात दी, किसी कमेटी ने सिफारिश दी, कोई एक हुकूमत का फैसला नहीं है। दूसरा, मैं ऑडिट करा देता हूं कराची का। पहली बात तो टेक्निकली ही बिल्कुल बात ही गलत थी, तो ऑडिट नहीं हो सकता। आपको पता है कि आबादी को सर आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था। सुनते रहिए ना मेरी बात। अगर मैं, लेकिन चले लेट्स से कि हमने ऑडिट करा दिया, और ऑडिट में क्या निकलेगा? हमारे इन सब का ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनका तो यही है ना कि ऑडिट में ये पता चलेगा कि कराची की आबादी ठीक नहीं है। ये अब आप क्या करेंगे? फिर आप नया सेंसस कराएंगे ना भाई। वही तो हम कह रहे हैं, उस नए सेंसस को अगर वैसे ही कराएंगे जैसे पहले कराया, जिसके रिजल्ट्स आपको मुतमईन नहीं कर सके, अवाम को मुतमईन नहीं कर सके, उससे बेहतर ये नहीं है कि एक निजाम को दोबारा से देखा जाए, दुनिया में बेहतरीन तरीकेकार जिससे मर्दमशुमारी की जाती है उसको अपनाया जाए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद जल्द से जल्द किया जाए। और नहीं, हम 10 साल का इंतजार इसलिए भी नहीं करना चाहते कि ये जो मर्दमशुमारी पिछली हुई है ये अपने वक्त पे नहीं हुई, ये तो कई साल के डिले के बाद अच्छा, की गई थी। आपने एमक्यूएम को कन्विंस कर लिया है अपने इस व्यू पॉइंट से?
मैंने आपको बताया, मेरे अल्फाज पे ना जाए ना, जो हमारे ठीक है, साथ खड़े ठीक होके है, खालिद ठीक है। मकबूल सिद्दीकी साहब ने, जो अमीनुल हक साहब ने अब हैदराबाद में एमक्यूएम के हेडक्वार्टर के सामने मीडिया टॉक की है, लाइव टॉक, वो ऑब्वियसली आपने देखी नहीं है। वो अगर आप देख ले तो आपको जवाब मिल जाएगा मेरे सवाल का। ओके सर, अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज हो गई है, ट्रम्प जा चुके हैं, जो बाइडेन आ चुके हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से टाइज होंगे, किस तरह से मामला आगे चलेंगे, कोई बेहतरी की सूरत हाल होगी अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल को लेकर? किस तरह देखते हैं आप बेहतरी, ट्रम्प से बेहतर ताल्लुकात क्या? देखिए, ये जो हुकूमतें जो होती हैं, खास तौर पे जो मेच्योर डेमोक्रेसीज हैं, बड़े ममालिक हैं, वहां पे शख्सियत का एक हद तक असर जरूर होता है, लेकिन एक रियासती पॉलिसी होती है जिससे बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं की जाती है किसी एक इवन सदर के आने से। और वो आपने देखा है अमेरिका के अंदर किस तरीके से कंसिस्टेंसी से पॉलिसी चलती रही है। बराक ओबामा आए, उन्होंने कहा मैं अफगानिस्तान से एग्जिट कर दूंगा, ट्रूप्स बढ़ा दिए। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कहा मैं अफगानिस्तान से एग्जिट कर दूंगा, नहीं किया। पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है, जो इनिशियल वहां से बातें आई हैं, आपने अमेरिकन कैबिनेट के मिनिस्टर का बयान सुना है कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान एक स्पेशल हैसियत रखता है और एक कंस्ट्रक्टिव पार्टनर है। ये वही पाकिस्तान है और ये वही अमेरिका है जहां से 15 साल हम सिर्फ यही सुनते थे कि पाकिस्तान जो है वो दोगलापन दिखाता है, पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए। वो पाकिस्तान जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, उस वक्त से अमेरिका जो है वो बार बार ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है बड़ा मस्बत किरदार अदा कर रहा है। वो इसलिए नहीं कि हम अमेरिका की बात मान रहे, वो इसलिए कि जो कहते हैं वही करते हैं। हम को दोगलापन नहीं दिखाते। एक फॉरेन पॉलिसी, सक्सेसफुल पॉलिसी रन की है और बड़े मजबूत इस वक्त स्टेटमेंट आया है, जो पहला स्टेटमेंट आया है अमेरिका से। और सबसे अहम जाहिर है हमारे पास जो है, हमारे लिए है अफगानिस्तान के पीस सेटलमेंट। और हमारी उम्मीद ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पेशरफ्त की जा रही थी और जो उन्होंने इरादा किया था कि एक पीस का मुआहदा, एक अमन मुआहदा साइन किया जाएगा, तालिबान, अफगान हुकूमत और अमेरिका मिलकर करेंगे, हमारी उम्मीद यह है कि अब भी वही तरजीह रहेगी। सर, जाने से पहले 100 में से कितने मार्क्स देंगे आप अपनी इस 2.5 साल हुकूमत को, परफॉर्मेंस को? मैं आपको दो मुख्तलिफ तरीके से मार्क्स देता हूँ, क्योंकि मार्क्स जो है वो किसी अपना जो बेंच मार्क है उसके मुताबिक दिए जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या जो हम लोगों की अपनी उम्मीद थी और हम जिस तरीके से अचीव करना चाहते थे, तो मैं 100 में से कुछ 70-72 मार्क्स दूंगा हुकूमत को। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जो पिछली हुकूमत करके गई है उसको बेंचमार्क बना के दिया जाए, तो 100 में से तो फिर मैं 101 मार्क्स दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच असद उमर साहब, आपके टाइम का और हमसे गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, वो बहुत सारे इश्यूज जो नॉर्मली हम बात नहीं कर पाते, लेकिन आज बड़ी डिटेल में हमने बात की है और हम शुक्रगुजार हैं असद उमर साहब के लिए कि उन्होंने टाइम भी निकाला और बड़े तहम्मुल के साथ हमारे सारे सवालात के जवाबात भी दिए। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।